साथियों नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भूगोल विषय की अगर बात करते हैं, भूगोल का हम विभिन्न जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। धरातलीय जो संरचना है, जो भूभाग हमें दिखाई देता है, पृथ्वी का जो भूपृष्ठ हमें दिखाई देता है, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हमारे धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो मूल रूप से पृथ्वी के जो आंतरिक बल होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाएं घटती हैं, ज्वालामुखी भूकंप की क्रियाएं संपन्न होती हैं। फलस्वरूप धरातल के ऊपर एक असमानता का या विषमताओं का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि हम पृथ्वी के गर्भ से विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं, जो भूगर्भिक जो जल है वो प्राप्त करते हैं, खनिज तेल है वो प्राप्त करते हैं। तो महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो भी हम पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि पृथ्वी का आकार भू-आभा या जियोइड प्रकार का है और वैज्ञानिक इसकी जो उम्र है वो लगभग 5 अरब वर्ष मानते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, भूवैज्ञानिक रूप से उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह क्रस्ट स्थल मंडल में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भ के बारे में हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो साधन हैं उनके आधार पर और जो नवीन तकनीक है उनके आधार पर जो वर्तमान में अनुसंधान जारी है, लेकिन अभी तक हम पृथ्वी का जो वास्तविक जो आंतरिक भाग है किस प्रकार का है उसके बारे में जानकारी अधूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी भूकंप के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है। जो क्योंकि 1900 के बाद में भूकंपीय विज्ञान का विकास हुआ और जिसके कारण से इस आधार पर हमें पृथ्वी को सकेंद्रीय परतों के रूप में हमने माना। क्योंकि भूकंपीय लहरों और भूकंपीय लहरों का जो सुपर कंप्यूटर है उसकी सहायता से हम इनका विश्लेषण करते हैं, जिसे हम भूकंपीय टोमोग्राफी का नाम देते हैं। और इस आधार पर हमें पृथ्वी की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनको आधार पर अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे सिद्धांतों की अगर बात करते हैं, चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना है, तो उसके अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस होना चाहिए। लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है, जेम्स जीन का जो पृथ्वी निर्माण या पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रवीय अवस्था में होना चाहिए। बिग बैंग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए। और कुछ सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए। जब हम प्रत्यक्ष
जो साधन है, साक्ष्य हैं, अगर उनकी बात करते हैं, जिनमें घनत्व, दबाव और तापमान, तीन ये महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष साधन हैं जिनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग इस प्रकार का होना चाहिए। जब हम घनत्व की बात करते हैं तो औसत रूप से पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 माना गया है। क्रस्ट की बात करते हैं 2.7 से 2.9 के लगभग माना गया है। और यहां जब इसके नीचे की अगर बात करते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानों की प्रधानता यहां देखने को मिलती है और यहां का जो औसत घनत्व है 3.5 माना गया है। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, कोर की ओर जाते हैं, तो यह घनत्व बढ़कर औसत रूप से 11 हो जाता है। तो बढ़ता हुआ घनत्व में जो अंतर है वो ये बताता है कि यहाँ का अंतरतम ठोस और भारी होने के कारण यहाँ घनत्व ज्यादा है, जबकि भूपृष्ठ हल्की चट्टानों से निर्मित होने के कारण ऊपर का जो घनत्व है, ऊपरी भाग का जो घनत्व है वो कम देखने को मिलता है। अगर हम नीचे कोर की अगर बात करते हैं, क्योंकि कोर का जो निर्माण है वो निकल और फेरस से हुआ है, भारी धात्विक खनिज है और इनकी उपस्थिति यहाँ बढ़े हुए घनत्व को प्रमाणित करती है। साथ ही चुंबकीय गुण और स्थिरता को भी यह निकल और फेरस प्रमाणित तथ्य हमारे सामने पेश करते हैं। दबाव की बात करते हैं, क्योंकि दबाव के कारण ऊपर से नीचे जाने के कारण चट्टानों का जो भार है, दबाव है, वो बढ़ता जाता है। फलस्वरूप कोर का जो घनत्व है वो सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है, जबकि घनत्व दबाव के कारण अधिक नहीं होता, क्योंकि अंतरतम भाग में निकल और लौह की मौजूदगी घनत्व को या दबाव को धातु से बने होने के कारण यहाँ अधिक दबाव होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर यह तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो हम मानते हैं लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर अगर हम पहुंचते हैं तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो पिघल जाएगा। हम सक्रिय रूप से अगर विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से 43 किलोमीटर की गहराई पर विवर्तनिक रूप से जहां ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ औसत रूप से पाया जाता है। जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर जो क्षेत्र है वहां पर 40 किलोमीटर की गहराई पर हमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो यह तापमान क्रमशः नहीं बढ़ता है, कम होता हुआ यह बढ़ता है। तो मुख्य रूप से यहाँ अधिक दबाव के कारण द्रवित अवस्था में आंतरिक भाग नहीं होता, लेकिन कुछ जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं जिसके कारण से जो छिद्र होते हैं, दरार होती हैं या रंध्र होते हैं, उनके माध्यम से दबाव अचानक बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है। फलस्वरूप जो अधिक तापमान होता है उसके कारण से जो लावा के रूप में जो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आता है वो मैग्मा के रूप में बाहर पृथ्वी पर प्रकट होता है। तो प्राकृतिक अगर साधनों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी जैसे हमने बात की कि मैग्मा के रूप में लावा पृथ्वी के ऊपर निकलता है और दबाव कम होने के कारण
जहाँ पर भी कमजोर सतह मौजूद होती है उसके माध्यम से वो लावा या मैग्मा बाहर पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो भाग है, एक स्तर है, एक परत है, वो द्रवित अवस्था में अवश्य होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अधिक दबाव के कारण द्रवित अवस्था में ये परतें नहीं होती। दबाव जैसे ही मुक्त होता है वो द्रवित अवस्था के रूप में, लावा के रूप में बाहर पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती है। भूकंप की अगर बात करते हैं, क्योंकि भूकंप की जो लहरें हैं वो महत्वपूर्ण प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि भूकंप मुख्य रूप से भूकंप के दो भाग होते हैं। एक तो होता है फोकस, जहां भूकंप का आरंभ होता है, और एक होता है एपिसेंटर, अधिकेंद्र, जहां पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो भूकंप की जो लहरें हैं, एक फोकस और दूसरा एपिसेंटर, इनके भूकंपीय जो लहरें हैं उनको हम सिस्मोग्राफ के द्वारा अंकन करते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र है, उसके द्वारा हम भूकंपीय लहरों की जो गति है उनका अंकन करते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन लहरों की गति के आधार पर हमने पृथ्वी को, या वैज्ञानिकों ने सेकेंडरी रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को माना है। तो महत्वपूर्ण रूप से भूकंप में 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। पी प्रकार की लहरें, जिसको हम प्राथमिक लहरें का नाम देते हैं, पी प्राथमिक, एस द्वितीयक और एन धरातलीय। ये 3 प्रकार की लहरें भूकंप के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक सबसे पहले उत्पन्न होती है, द्वितीयक और धरातलीय लहरें। हम अगर प्राथमिक लहरों की बात करते हैं तो यह लहरें मुख्य रूप से सबसे अधिक वेगवान होती हैं, और इन लहरों की जो गति होती है वो 6 से 11 किलोमीटर के लगभग प्रति सेकंड इन लहरों की गति होती है। और इन लहरों की जो गति है वो ध्वनि के जो कण होते हैं उनके समान इनकी ये लहर गति करती है। सबसे अधिक वेगवान ये लहरें होती हैं। द्वितीयक या एस लहरों की अगर बात करते हैं, जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान इनकी गति होती है, इनके कण गति करते हैं। 3.5 से 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इनके कण गति करते हैं, और लहर की दिशा के समकोण इस भूकंप लहर की गति होती है। इस कारण से इसको हम आडी लहर भी कहते हैं। एस लहर तरल भाग में प्रवेश नहीं कर पाती है, लुप्त हो जाती है। इस आधार पर हम मानते हैं कि क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक जो भूकंपीय जो लहरों का जो हमने अंकन किया है, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा है, आंतरिक भाग ऐसा है जो तरल अवस्था में है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में एस लहर प्रवेश नहीं कर पाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो लहर है वो एल लहर होती है। इसको हम धरातलीय या अनुदैर्ध्य लहर का नाम भी देते हैं, क्योंकि सबसे बाद में यह लहर प्रकट होती है और धरातल के ऊपर यह प्रकट होती है, क्योंकि वेग कम होता है लेकिन धरातल पर यह प्रकट होती है। तो धरातल पर जो विनाशकारी जो लहर होती है, इसको हम बोलते हैं सर्वाधिक नुकसान इस लहर के द्वारा यहाँ धरातल के ऊपर संपन्न होता है। इसको हम अनुदैर्ध्य, लो या रेली गह लहर का भी नाम देते हैं।
गति लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इन लहरों की गति होती है। तो लहरों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर भूगर्भ की जो संरचना है समान घनत्व वाली चट्टानों से नहीं हुई है, जिस कारण लहरों का वेग और लहरों के जो मार्ग हैं वो परिवर्तित होते जाते हैं। और इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, क्योंकि भूकंप केंद्र है P लहर और ये S लहर यहाँ से वक्राकार मार्ग में घूम जाती है, जबकि P लहरें यहाँ मध्य भाग से भी गुजर जाती है। तो इसका मतलब ये S लहरें तरल अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किए, स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी दी और पृथ्वी को 3 सेकेंडरी परतों के रूप में विभाजित किया, जिसमें सियाल, सीमा और निफे। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। ग्रेनाइट की यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है। 50 से 300 किलोमीटर की गहराई पर यह परत स्थित है और औसत रूप से 2.9 का घनत्व इस परत में पाया जाता है। अवसादी जो चट्टानें हैं उनकी प्रधानता भी इसके ऊपर देखने को मिलती है। सीमा की बात करते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम की यहाँ प्रधानता होती है और 2.9 से 3.7 का घनत्व इस परत में पाया जाता है। मुख्य रूप से बेसाल्ट आग्नेय जो चट्टानें हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। निफे की अगर बात करते हैं, निकल और फेरस धात्विक खनिज, भारी खनिज यहाँ मिलते हैं और औसत रूप से यहाँ का जो घनत्व माना गया है वो लगभग 11 का माना गया है। लोहा और निकल की उपस्थिति चुंबकीय शक्ति और स्थिरता के गुण को प्रमाणित करती है। पृथ्वी में जो स्थिरता और चुंबकीय जो गुण पाया जाता है वो निकल और लोहे के कारण से पाया जाता है। तो यहाँ निकल और लोहा चुंबकीय शक्ति और स्थिरता के गुण को प्रमाणित करती है। अभिनव मत की अगर बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो अभिनव मत है उसकी अगर बात करते हैं, भूकंपीय लहरों के आधार पर यह अभिनव मत दिया गया है। जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो 6 से 48 किलोमीटर मोटी ये क्रस्ट पाई जाती है और पर्वतों के नीचे इसकी गहराई सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि महासागरों की तली के नीचे सर्वाधिक या न्यूनतम पाई जाती है। अवसादी और रवेदार जो चट्टानें हैं वो इस परत में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ग्रेनाइट और निस ऊपरी भाग में और बेसाल्ट शैलों की जो प्रधानता है वो नीचे के भाग में यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर जो भूकंपीय लहरें हैं, जैसे हमने गहराई की बात की 0 से 30 से 200, यहाँ 30 से 700, 200 जो किलोमीटर की गहराई है, यहाँ पर जब हम घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि क्रस्ट में 2.9 से 3.7 का घनत्व यहाँ, लेकिन जैसे ही हम अपर मेंटल और क्रस्ट का जो भाग है यहाँ पर P लहरों की गति अचानक बढ़ जाती है, जिसके कारण से यहाँ हम इसको नाम देते हैं मोहो असंबद्धता। मोहरोविक नाम के वैज्ञानिक ने इस असंबद्धता की खोज की, जिसके कारण से इसको हम मोहो असंबद्धता नाम देते हैं। जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, जिसको हम दूसरी परत मेंटल का नाम देते हैं, 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसकी गहराई मानी गई है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो भागों में इस परत का विभाजन किया जाता है।
महत्वपूर्ण रूप से इस भाग को हम मानते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक घटनाएं घटती हैं, चाहे वो सागर तली में प्रसार हो, भूकंप की क्रिया हो, ज्वालामुखी हो या अन्य जो क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, उनमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल इस परत के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहां पर पर्वतों का निर्माण आदि, भूकंपीय या ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, उनके लिए ऊर्जा का मुख्य रूप से इस परत के माध्यम से प्राप्त होता है। हमें गहराई के साथ हम घनत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोअर मेटल और आउटर कोर की सीमा पर पहुंचते हैं तो यहां पर लहरों, भूकंपीय लहरों की गति 5.5 से अधिक यानी घनत्व है यहां 5.5 से अचानक 10 तक पहुंच जाता है। तो यहां पर पी लहरों की गति अचानक तीव्र हो जाती है, क्योंकि इस तीव्रता की सर्वप्रथम खोज गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की, जिसके कारण से हम इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता का नाम भी देते हैं। और जैसे ही हम इनर कोर पर पहुंचते हैं तो पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी गहराई हम 6371 किलोमीटर मानते हैं और यहाँ उसका जो घनत्व है वो 13.3 मानते हैं। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक में हमने प्राप्त की। धन्यवाद।